हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रस्तुत कहानी कुसुम पार्ट 3। कुसुम का 5वां पत्र पढ़ने के बाद में मैं मालूम नहीं कितनी देर तक मूक वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले, आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया? मैंने रोते हुए हृदय से कहा, अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया हो तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा? इससे अधिक करुणा और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है। ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में स्पर्श न किया गया हो? दया, लज्जा, तिरस्कार, न्याय, मेरे विचार से कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा। मेरे लिए अब यही अंतिम उपाय है कि उस शैतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उससे मुंह दर मुंह बातें करके इस समस्या की तह तक पहुंचने की चेष्टा करूं। अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं भी उसका और अपना खून एक कर दूंगा। या तो मुझे फांसी हो जाएगी या वही काले पानी की सजा पाएगा। कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया है वह सराहनीय है। आप उसे सांत्वना दीजिएगा। मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा। मुझे तो यह कोई चरित्रहीन और बुद्धिहीन युवक मालूम होता है। मैं उस बहक में जाने क्या क्या कहता रहा। इसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले। वह आगरे गए, मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया। उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि कहीं क्रोध के आवेश में मैं कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त कुछ शांत हुआ। मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुंचा और जांच शुरू कर दी। इस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वह गलत निकला। मोहल्ले में, कॉलेज में, इसके इष्ट मित्रों में सब भी उसके प्रशंसक थे। अंधेरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा। संध्या समय मैं उसके घर जा पहुंचा। जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वह मैं नहीं भूल सकता। ऐसा वाक चतुर, ऐसा सुशील और ऐसा विनीत युवक मैंने आज तक नहीं देखा। बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा था। मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के 2-4 वाक्यों के बाद पूछा, तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो? उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे, तुमने एक का भी उत्तर न दिया। वह 2-3 बार यहाँ भी आई पर तुम उससे बोले तक नहीं। क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है? युवक ने लज्जित भाव से कहा, बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न को ना उठाया होता। उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था, लेकिन इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा। यह कहते कहते वह चुप हो गया। बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए। कहीं झिंगुर उछल उछल कर मुंह पर आ जाते थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे। एक बड़ा सा अकफोड़ भी मेज पर आकर बैठ गया और शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तौल रहा था। युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया, जिससे विजयी कीट पतंगों को दिखा दिया कि मनुष्य इतना निर्बल नहीं है जितना वे समझ रहे थे। एक क्षण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न रहा। युवक ने सकुचाते हुए कहा, संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी, कमीना और स्वार्थी समझें, लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा ना पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी। मैं विवाह पर रजामंद न था, अपने पैरों में बीड़ियां न डालना चाहता था, किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे यह आशा हुई वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार है, तब मैं भी राजी हो गया। पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी, मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वह मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगे। हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर दी थी, पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा। उनकी इस अकृपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। मेरे लिए अब इसके सिवाय और क्या रह गया कि मैं LLB पास कर लूं और कचहरी में जूती फटफटाता फिरूं। मैंने पूछा, तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो? लेन देन में तो कोई उन्होंने शिकायत का अवसर न दिया था। तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तो या उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था, फिर मैं विवाह ही क्यों करता? उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो, पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ? दोनों तरफ से 10-12 हजार रुपए खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाषाएं खाक में मिल गईं। पिताजी पर तो कई हजार का ऋण हो गया। वह अब मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते। क्या पूज्य नवीन जी चाहते
तो मुझे इंग्लैंड ना भेज देते। उनके लिए 10-5 हजार की कोई हकीकत नहीं। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, छी, वाह रे दुनिया और वाह रे हिंदू समाज। तेरे यहाँ ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं जो एक अबला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचारपूर्ण दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं है, ईश्वर सामर्थ्य दे तो शौक से जाओ, किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर इसका भार रखना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तारीफ की बात तो तब थी कि तुम अपने पुरुषार्थ से जाते, इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर नहीं। अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए। इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य नहीं, वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। ऐसे नीच प्रकृति के आदमी से कुछ तर्क करना व्यर्थ था। परिस्थिति ने हमारी चुटिया उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर झुकाने के सिवाय और कोई उपाय न था। दूसरी गाड़ी से मैं आगरे जा पहुंचा और नवीन जी से यह सारा वृतांत कहा। उन बेचारे को क्या मालूम था कि यहाँ सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी गई है। यद्यपि इस मंदी ने उनकी वकालत भी ठंडी कर दी है और वह 10-5 हजार का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते, लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी न होता तो वह अवश्य कोई न कोई उपाय करते। कुसुम के सिवाय दूसरा उनका कौन बैठा है। उन बेचारे को तो इस बात का ज्ञान ही न था। अतएव मैंने यूं ही उनसे यह समाचार कहा तो वह बोल उठे, छी, इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तूल दे दिया। आप आज ही उसे लिख दें कि वह जिस वक्त जहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है। मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूँ। साल भर तक निर्दयी ने कुसुम को रुला रुला कर मार डाला। घर में इसकी चर्चा हुई। कुसुम ने भी माँ से सुना। मालूम हुआ 1000 का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है, पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम ने भ्रकुटी सिकोड़ कर कहा, अम्मा, दादा से कह दो कहीं रुपए भेजने की जरूरत नहीं। माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा। कैसे रुपए? अच्छा, वाह, क्यों, इसमें क्या हर्ज है। लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े, हम क्यों रोकने लगे। यूं भी उसी का है, वो भी उसी का नाम है, हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है। नहीं, आप दादा से कह दीजिए 1 पाई भी न भेजे। आखिर इसमें क्या बुराई है। इसीलिए कि यह उसी तरह की डाकाजनी है जैसे बदमाश लोग किया करते हैं। किसी आदमी को पकड़ कर ले गए और उसके घर वालों से उसके मुक्ति धन के तौर पर अच्छी रकम ऐंठ ली। माता ने तिरस्कार की आंखों से देखा। कैसी बातें करती हो बेटी, इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम उन्हें फिर चढ़ाई देती हो। कुसुम ने झल्लाकर कहा, ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा। जो आदमी इतना स्वार्थी, इतना दंभी, इतना नीच है, उसके साथ मेरा निर्वाह न होगा। मैं कह देती हूँ, वहाँ रुपए गए तो मैं जहर खा लूंगी। इसे दिल लगी ना समझना। मैं ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। दादा से कह देना, और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दूं। मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। माँ ने देखा, लड़की का मुखमंडल आरक्त हो उठा है, मानो इस प्रश्न पर वह ना कुछ कहना चाहती है और ना ही कुछ सुनना चाहती है। दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ गया और कुसुम को गले से लगा लिया। मैं नारियों में ऐसा ही आत्मविश्वास देखना चाहता हूँ। कुसुम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था। साल भर हो गया, कुसुम ने पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा और ना उसका जिक्र ही करती है। नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की, पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। उसमें स्वावलंब की ऐसी दृढ़ता आ गई कि आश्चर्य होता है। उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेजहीनता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता भासता की हो गई है। डियर लिसनर्स, कहानी कुसुम की, जिसमें एक नारी समाज के लिए प्रेरणादायक बनी हुई है, जिसने यह दिखाया कि स्त्री किसी पुरुष की अधीन नहीं है। वह अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसे स्वावलंबी के लिए उसने अपने पति का सदैव के लिए परित्याग कर दिया। वह कभी किसी की दासी बनकर रहना नहीं चाहती। डियर लिसनर्स, अगर आपको मेरी कहानी कुसुम पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यह कहानी पूर्ण रूप से समाप्त होती है। कुसुम कहानी हमने 3 पार्ट में डिवाइड की है और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ में। मेरी सदाबहार साहित्यिक हिंदी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।